साथियों नमस्कार, मैं कृष्ण मोहम्मद गौरी व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मीठला। आज हमारा एक नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। साथियों जैसे कि अभी कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है और ये कोरोना का संक्रमण काल जो है कोरोना है वो हमारी प्रतिरक्षा से जुड़ा हुआ है। अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है तो हम इस कोरोना की बीमारी से लड़ सकते हैं। तो हमारा आज का चैप्टर भी प्रतिरक्षा पे आधारित है। तो सबसे पहला यह है कि प्रतिरक्षा कहते किसको है? किसी भी बीमारी से लड़ने की जो हमारी क्षमता है उस क्षमता को प्रतिरक्षा क्षमता कहते हैं। और जो तंत्र हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है उस तंत्र को प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। और जिस विज्ञान की शाखा के अंदर हम प्रतिरक्षा का अध्ययन करते हैं उसे हम प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। तो साथियों हमारे सामने सवाल यह है कि हमें प्रतिरक्षा देता कौन है? हमारे शरीर में प्रतिरक्षी अंग कौन कौन से हैं? हमारे शरीर में प्रतिरक्षी अंग है लसिका ग्रंथियां हैं, जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसके अंदर लिम्फेटिक नोड्स या लसिका पर्व होते हैं जो लसिकाणु बनाते हैं, जो आगे आगे प्रतिरक्षा बनाते हैं। इसी तरीके से हमारे शरीर में यकृत है। ये भी जब हम गर्भावस्था में होते हैं या बचपन के कुछ समय तक यकृत और थाइमस हमें प्रतिरक्षा देते हैं। इसके अलावा हमारी हड्डियों का जो खोखला हिस्सा होता है उसमें अस्थि मज्जा बना रहता है, ये भी हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो जब हम प्रतिरक्षा की बात करते हैं तो प्रतिरक्षा कितने प्रकार की है? प्रतिरक्षा साथियों दो प्रकार की होती है। एक है स्वाभाविक प्रतिरक्षा जिसे कि अनिर्दिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं या जन्मजात प्रतिरक्षा भी उसे कहते हैं। अब ये स्वाभाविक या जन्मजात प्रतिरक्षा है, ये है क्या? स्वाभाविक या जन्मजात प्रतिरक्षा है ये हमें हमारे माता पिता से जन्म के समय ही हमारे शरीर में मौजूद होती है। कई बार हम एक छोटी बड़ी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं तो बिना कोई दवाई लिए भी हम सही हो जाते हैं। तो ये सब हमारी स्वाभाविक प्रतिरक्षा के कारण होता है। स्वाभाविक प्रतिरक्षा हर बीमारी के प्रति लड़ने का सबसे पहले कार्य करती है, किंतु ये विशिष्ट नहीं होती, किसी बीमारी विशेष के लिए नहीं होती, ये जन्मजात होती है। ये सभी प्रकार के प्रतिजनों, जीवाणुओं, विषाणुओं के प्रति प्रतिरक्षा देने का कार्य करती है, किंतु कई बार ये प्रतिरक्षा असफल हो जाती है और हमें उस बीमारी विशेष से या जीवाणु या विषाणु विशेष से लड़ने के लिए एक विशिष्ट प्रतिरक्षा की जरूरत होती है। तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा हमारे शरीर में जन्म के समय से मौजूद होती है और ये स्वाभाविक प्रतिरक्षा हमारे शरीर में कई रूपों में मौजूद रहती है। तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा का पहला रूप है भौतिक अवरोध। अब आपके शरीर के अंदर जैसे नाक में आप देखेंगे तो छोटे छोटे बाल होते हैं। ये कोई भी जीवाणु, विषाणु आदि को हमारे शरीर में घुसने से रोकते हैं। इसी तरीके से पेरेकिया या श्वास नली के अंदर छोटे छोटे रोए होते हैं जिन्हें सीलिया या अक्षनाभ कहते हैं, वो भी अवरोध का कार्य करते हैं। इसी तरीके से हमारे शरीर के चारों तरफ त्वचा है, ये त्वचा भी एक स्वाभाविक प्रतिरक्षा के रूप में कार्य करती है या भौतिक अवरोध के रूप में कार्य करती है। अब दूसरा है रासायनिक अवरोध। हमारे शरीर के अंदर कई सारे ऐसे रासायनिक पदार्थ बनते हैं या तरल बनते हैं जो हमें रासायनिक अवरोध के रूप में प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे मुंह के अंदर लार बनती है। इस लार के अंदर टाइलिन एंजाइम होता है, वो जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। इसके अलावा लाइसोजाइम होता है, वो भी जीवाणु आदि को मारने का कार्य करता है। इससे नीचे हम चले जाएं तो ग्रशिका और ग्रसनी के अंदर जो है म्यूकस या श्लेष्मा बनता है, वो भी इन जीवाणु विषाणुओं को आगे बढ़ने से रोकता है। उससे नीचे चले जाए तो आमाशय के अंदर जो है HCl बनता है, वो भी इनको नष्ट करने का कार्य करता है। उससे नीचे अगर आप छोटी आंत में चले जाए तो कई सारे पाचक एंजाइम के साथ साथ पित्तरस आता है, वो भी हमें रासायनिक अवरोध के रूप में प्रतिरक्षा देता है। इसी तरीके से हमारे शरीर के अन्य कई भी तरल है, जैसे आंखों में आंसू है, शरीर से निकलने वाला पसीना है, ये भी हमें रासायनिक अवरोध के रूप में प्रतिरक्षा देने का कार्य करते हैं।
अब तीसरा है कोशिका अवरोध। हमारे शरीर में कुछ ऐसी विशिष्ट कोशिकाएं होती है जो रोगाणुओं से लड़ने की हमें ताकत देती है या रोगाणुओं के विरुद्ध वो लड़ती है। तो ये कोशिकाएं कौन कौन सी है? जैसे मैक्रोफेज कोशिका है, न्यूट्रोफिल कोशिका है, या मोनोसाइट कोशिका है, या किलर सेल है। ये हमारा कोशिकीय रूप में, अवरोध के रूप में हमारे शरीर को प्रतिरक्षा देते हैं। अब चौथा है ज्वर या सूजन। हमारे किसी अंग के अंदर रोगाणुओं का आक्रमण हो जाए, उसका इन्फेक्शन या संक्रमण हो जाए, तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर में बुखार आ जाता है। बुखार इसलिए आता है कि हमारा शरीर उन रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ रहा होता है। या किसी अंग विशेष में ज्वर आ जाता है या सूजन आ जाती है। तो सूजन क्यों आ रही है? क्योंकि उस अंग विशेष के अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र लसिक का पर्व का बना हुआ होता है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रतिरक्षा बनाता है। वो ज्यादा से ज्यादा प्रतिरक्षा बनाता है तो उसमें सूजन भी आ जाती है। तो ये सब हमारी स्वाभाविक प्रतिरक्षा थी। अब दूसरी प्रतिरक्षा है उपार्जित प्रतिरक्षा, यानी ये प्रतिरक्षा हम बाहर से अर्जित करते हैं। ये हमारे शरीर में नहीं होती, इसलिए इसको विशिष्ट प्रतिरक्षा या अनुकूली प्रतिरक्षा भी कहते हैं। तो ये प्रतिरक्षी जब हमारे शरीर में प्रविष्ट होते हैं तो हमारे शरीर की भी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को प्रेरित करते हैं कि वो प्लाज्मा कोशिकाएं बनाएं, और वो प्लाज्मा कोशिकाएं आगे जाके प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। और यही आजकल कोरोना की वैक्सीन बनाने पे, इसी तरीके से प्रतिरक्षा बनाने पे काम चल रहा है। तो साथियों, सक्रिय प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा है वो दो तरह की होती है, एक तो सक्रिय प्रतिरक्षा और दूसरी निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा में हमारा शरीर खुद उसमें सम्मिलित होकर सक्रिय रूप से प्रतिरक्षियों का निर्माण करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? हमारे शरीर में किसी वायरस के अक्रिय या मरे हुए रूप को प्रविष्ट कराते हैं, जिससे हमारी बील लिम्फोसाइट या लसीकाणु कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है, और वो बील लसीकाणु कोशिकाएं आगे जाके प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करती है, और वो प्लाज्मा कोशिकाएं आगे जाके एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। तो कई सारे वैक्सीन इसी सिद्धांत पे भी आधारित है। और कुछ वैक्सीन या प्रतिरक्षी जो होती है वो निष्क्रिय होती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षी में हम क्या करते हैं कि हम बाहर से प्रतिरक्षा बनाकर हमारे शरीर में प्रविष्ट कराते हैं। हमारा शरीर कोई प्रतिरक्षी नहीं बनाता, यानी प्रतिरक्षा है वो हमारे शरीर से बाहर बनती है। जैसे बैक्टीरिया की टीका या वैक्सीन या टिटनेस का टीका या वैक्सीन है, उसके अंदर प्रतिरक्षा मौजूद होती है। हमारे शरीर को कुछ नहीं करना होता, वो प्रतिरक्षा उस रोगाणु या वायरस के विरुद्ध जाके उसे नष्ट कर देती है। जब हम प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पढ़ते हैं तो साथियों हमारे दिमाग में दो बिंदु आते हैं, एक तो प्रतिजन, दूसरा प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षा। तो प्रतिजन को इंग्लिश में कहते हैं एंटीजन। एंटीजन होता क्या? कोई भी रोगाणु जब हमारे शरीर में प्रविष्ट होता है तो वो एक जहर छोड़ता है, जिसे अपन सामान्य भाषा में जहर कह सकते हैं, बायोलॉजिकली जिसको टॉक्सिन्स कहते हैं। वो बाहर पदार्थ जो हमारे शरीर में प्रविष्ट हो रहा है, चाहे वो जीवाणु हो, विषाणु हो, या उसके द्वारा स्रावित कोई रसायन हो। ये रसायन पॉलीसैकेराइड भी हो सकता है, ये रसायन प्रोटीन भी हो सकता है, ये रसायन लिपिड भी हो सकता है, ये रसायन न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है। जैसे आज के टाइम में कोरोना का जो वायरस है, वो वायरस है, वो आरएनए वायरस है, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड आरएनए है, और उसका बाह्य कोट किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। तो ये प्रोटीन और जो आरएनए है वो हमारे शरीर के लिए प्रतिजन के रूप में कार्य करते हैं। अब जो बाह्य पदार्थ हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है तो हमारा प्रतिरक्षी तंत्र उस बाह्य पदार्थ की पहचान करके उसके अनुसार प्रतिरक्षियां बनाता है। अब जो प्रतिजन या एंटीजन हमारे शरीर में आ गया तो कोई भी एक रासायनिक अणु है तो उसकी संरचना बहुत लंबी चौड़ी होती है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया है प्रोटीन का। प्रोटीन कई सारे एमिनो अम्लों के परस्पर जुड़ने से बनता है, इसे पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। अब उसके अंदर हजारों लाखों की संख्या में पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। अब उस पूरे प्रोटीन के ऊपर कुछ ऐसे विशिष्ट स्थल होते हैं जिनको अपन एंटीजन निर्धारक
स्थल कहते हैं। और ये एंटीजन निर्धारक स्थल, जिसको इंग्लिश में एंटीजन डिटरमिनेट कहते हैं या एपिटोप कहते हैं, यही एपिटोप या एंटीजन निर्धारक स्थल है वो प्रतिरक्षियों से क्रिया करते हैं और वही स्थल प्रतिरक्षियों से जुड़ते हैं। तो प्रतिरक्षा इस एंटीजन निर्धारक स्थल को अपने साथ संयोजित करके उस एंटीजन को क्या कर देती है, निष्क्रिय कर देती है, जिससे वो हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी या रोग उत्पन्न नहीं कर सके। तो प्रत्येक एंटीजन पर ऐसे कई सारे स्थल होते हैं जो प्रतिरक्षियों से जुड़ते हैं, उनको एंटीजन निर्धारक स्थल कहते हैं या एपिटोप कहते हैं। अब ये एपिटोप किसी एंटीजन में जितने होते हैं उनकी संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। किसी भी एंटीजन में जितने एपिटोप होते हैं उसे एंटीजन की संयोजकता कहते हैं। और एंटीजन की संयोजकता कई जीवाणुओं में 100 तक भी हो सकती है। किंतु ये एपिटोप या एंटीजन निर्धारक है वो 6 से 8 एमिनो एसिड का या 6 से 8 अणुओं का बना हुआ होता है। और एंटीजन का आणविक भार है वो 6000 डॉल्टन या इससे ज्यादा ही होता है। अब जब एंटीजन का पता चल जाता है तो उसी के अनुसार वैज्ञानिक है वो प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी बनाते हैं। तो साथियों, हम अगली क्लास में एंटीबॉडी के बारे में पढ़ेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप हमारे डाइट वार्डे के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको अच्छा लगे तो आगे भी इसको शेयर कीजिए और इस कोरोना संक्रमण काल में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू।